तो आज हम जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ के कुछ हिस्सों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। और इसकी शुरुआत होती है मतलब एक बहुत ही अजीब जगह से। हाँ, लेखक के घर की दीवारों से जहाँ सोवियत प्रोपेगेंडा पेंटिंग्स लगी हुई थी। बिल्कुल, सोचकर ही अजीब लगता है ना कि कोई अपने घर में ऐसी तस्वीरें क्यों लगाएगा जो एक ऐसे दौर की याद दिलाती हैं जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। ये देखने में जरूर अजीब है, पर ये कोई सजावट का सामान नहीं था। अच्छा, नहीं, वो असल में एक बहुत ही गहरा रोज का रिमाइंडर था। रिमाइंडर किस चीज का? इस बात का कि इंसान अच्छे इरादों के नाम पर कितने भयानक काम कर सकता है और हम सब खुद को धोखा देने में कितने माहिर हैं। तो लेखक का मकसद खुद को रोज ये याद दिलाना था कि इतिहास की उन गलतियों को दोहराने से बचना कितना जरूरी है। हाँ, चाहे वो किसी भी विचारधारा के नाम पर क्यों ना हो। और इसी गंभीर माहौल से एक सवाल उठता है जो शायद इन सभी स्रोतों के केंद्र में है। एक तरफ तो हम सब नियमों से, पाबंदियों से आजादी चाहते हैं, पर दूसरी तरफ खासकर आज के युवाओं में एक गहरी बेचैनी है, एक दिशा की तलाश है। सही बात है। ऐसा लगता है जैसे हम नियमों से नफरत भी करते हैं और हमें उनकी जरूरत भी है। तो चलिए इसी विरोधाभास की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि जिंदगी में व्यवस्था, अराजकता और अर्थ खोजने के बारे में ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है दुनिया के शायद सबसे बुनियादी विचार से, जो है कि हमारा पूरा अस्तित्व देखा जाए तो दो ताकतों के बीच एक संतुलन पर टिका है, व्यवस्था और अराजकता। व्यवस्था और अराजकता, ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं। मतलब इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? जरूर। व्यवस्था वो सब कुछ है जिसे हम जानते हैं, जो हमारी समझ के दायरे में है। जैसे मेरा घर, मेरा काम, मेरा रोज का रूटीन। हाँ, बिल्कुल, ये सब व्यवस्था है। ये सुरक्षित है, प्रिडिक्टेबल है। और अराजकता, वो सब कुछ जो अज्ञात है। एग्जैक्टली। जब आपकी गाड़ी खराब हो जाती है या आपको कोई नई नौकरी मिलती है, या आपके मन में कोई ऐसा ख्याल आता है जिसे आप समझ नहीं पाते, ये सब अराजकता है। तो ये डरावनी भी हो सकती है और संभावनाओं से भरी भी। बिल्कुल। तो हम हमेशा इन दोनों के बीच ही जी रहे हैं, और इन स्रोतों में इस संतुलन को समझाने के लिए ताओवाद के यिन और यांग प्रतीक का भी जिक्र है। अच्छा, वो काला और सफेद गोला। हाँ, जिसमें दोनों रंगों के अंदर दूसरे रंग का एक छोटा सा बिंदु होता है। वो क्या दिखाता है? वो यही दिखाता है कि व्यवस्था के अंदर भी थोड़ी अराजकता छुपी होती है, और अराजकता में भी व्यवस्था की संभावना हमेशा मौजूद रहती है। तो जीवन का सही रास्ता इन दोनों के ठीक बीच में, उस पतली सी सीमा पर चलने जैसा है। हाँ, न तो पूरी तरह बोरिंग सुरक्षा में रहना और न ही पूरी तरह खतरनाक अनिश्चितता में डूब जाना, बल्कि उस जगह पर होना जहां आप सुरक्षित भी महसूस करें और साथ ही कुछ नया भी सीख रहे हों। जहां आप आगे बढ़ रहे हों। वही वो जगह है जहां हमें अर्थ मिलता है। मुझे लगता है ये कुछ नया सीखने जैसा है, जैसे कोई नई भाषा सीख रहा हो। हाँ, जो शब्द आप जानते हैं वो आपकी व्यवस्था है, और जो नए नियम और शब्द हैं वो अराजकता है। हाँ, और जब आप दोनों को मिलाकर एक नया वाक्य बना पाते हैं तो एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है। शायद वही अर्थ है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, वही संतुष्टि, वही अर्थ है। और व्यवस्था और अराजकता के बीच संतुलन बनाने का एक बहुत जरूरी हिस्सा ये समझना है कि हम समाज में कहाँ खड़े हैं। अच्छा। असल में ये पता लगाना इतना जरूरी है कि हमारे दिमाग का एक बहुत ही पुराना हिस्सा सिर्फ इसी काम के लिए बना है। आप सामाजिक हैसियत की बात कर रही हैं, जिसे इन स्रोतों ने डोमिनेंस हायरार्की कहा गया है। हाँ, डोमिनेंस हायरार्की, ये थोड़ा अकादमिक शब्द है। इसे आप सामाजिक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं। सामाजिक सीढ़ी। ठीक है। हर समाज में, चाहे वो इंसानों का हो या जानवरों का, एक तरह की सीढ़ी होती है। मतलब कौन ऊपर है और कौन नीचे। इन स्रोतों में मुर्गियों का उदाहरण दिया गया है ना? हाँ, एक बाड़े में जो सबसे दबंग मुर्गी होती है उसे सबसे अच्छा दाना और सबसे सुरक्षित जगह मिलती है, और जो सबसे कमजोर होती है उसे हमेशा ठोका पीटा जाता है और बचा खुचा मिलता है। बिल्कुल। ये सिर्फ भोजन की बात नहीं है, ये तनाव और जीवन की गुणवत्ता की बात है। और ये सिर्फ मुर्गियों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ केकड़ों का जिक्र है, जो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, वो तो कमाल का उदाहरण है। कहा गया है कि आपके आत्मविश्वास की भावना एक 35 करोड़ साल पुराने न्यूरोलॉजिकल सर्किट द्वारा कंट्रोल होती है, जिसे आप एक केकड़े के साथ शेयर करते हैं। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, पर यह सच है। जब दो केकड़े किसी चीज के लिए लड़ते हैं तो जीतने वाले के दिमाग में एक केमिकल सेरोटोनिन, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा।
और हारने वाले में ऑक्टोमाइन नाम का केमिकल बढ़ता है। अब सेरोटोनिन को आप अच्छा महसूस कराने वाला या आत्मविश्वास वाला केमिकल समझ सकते हैं। तो जीतने वाला केकड़ा आत्मविश्वास से तन कर चलता है और हारने वाला डर कर छिप जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन क्या ये इंसानों के लिए थोड़ा ज्यादा सरल नहीं है? हमारा समाज और हमारा दिमाग तो केकड़ों से कहीं ज्यादा जटिल है। सवाल बहुत अच्छा है। बेशक हमारा समाज बहुत ज्यादा जटिल है। हमारे पास सिर्फ एक सामाजिक सीढ़ी नहीं होती, कई होती हैं। मतलब आप अपने काम में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन शायद खेल में नहीं। आप एक अच्छे माता पिता हो सकते हैं, लेकिन शायद एक अच्छे गायक नहीं। लेकिन जो बुनियादी न्यूरोकेमिकल सिस्टम है, वो आज भी काम करता है। तो हमारे दिमाग का वो प्राचीन हिस्सा लगातार ये भांपता रहता है कि लोग हमें कैसे देख रहे हैं, हमें सम्मान दे रहे हैं या नहीं। हाँ। और अगर हमें लगता है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है या हम किसी काम के नहीं हैं, तो हमारा दिमाग सेरोटोनिन का लेवल कम कर देता है। बिल्कुल। और जब सेरोटोनिन कम होता है तो हम ज्यादा तनाव में रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर ज्यादा बुरी तरह प्रतिक्रिया देते हैं और हमेशा एक तरह के हाई अलर्ट मोड में रहते हैं। ये शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला होगा। बहुत ज्यादा। ये एक दुष्चक्र की तरह है। आप बुरा महसूस करते हैं, इसलिए आप सहमे हुए रहते हैं, और जब आप सहमे हुए दिखते हैं तो लोग आपको और भी कम आंकते हैं, जिससे आप और बुरा महसूस करते हैं। ये तो एक जाल जैसा है। हाँ। तो फिर इससे बाहर निकलने का पहला कदम क्या हो सकता है? यहीं पर पहला नियम आता है, जो सुनने में बहुत सरल लगता है। कंधे तान कर सीधे खड़े हों। कंधे तानकर सीधे खड़े हों। हाँ, और ये सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोई सलाह नहीं है, ये एक शारीरिक निर्देश है। एक निर्देश अपने उस 35 करोड़ साल पुराने दिमाग के लिए। बिल्कुल। ये सिर्फ पोस्चर ठीक करने की बात नहीं है, ये अपने दिमाग को हैक करने जैसा है। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे हैं कि हम हारे हुए नहीं हैं, कि हम सक्षम हैं। हाँ, कि हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये आपके दिमाग को सेरोटोनिन छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। इससे एक अच्छी साइकिल शुरू हो सकती है, जहाँ एक अच्छी चीज दूसरी अच्छी चीज को जन्म देती है। आप थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं, जिससे आप थोड़ा और आत्मविश्वास से व्यवहार करते हैं। लोग आपकी ओर ज्यादा सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देते हैं और ये चक्र चलता रहता है। तो ये उस दुष्चक्र को तोड़ने का पहला सबसे ठोस कदम है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और नियम है जो इस सामाजिक सीढ़ी वाले खेल से निपटने में मदद करता है। कौन सा? अपनी तुलना उस व्यक्ति से करे जो आप कल थे, ना कि उस व्यक्ति से जो कोई और आज है। आज की सोशल मीडिया की दुनिया में तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं तो 5 मिनट गिटार बजाकर ही छोड़ देता हूँ जब मैं इंटरनेट पर 10 साल के बच्चों को तूफानी सोलो बजाते देखता हूँ। हाँ, ये बहुत स्वाभाविक है। जब आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं तो आप एक ऐसा खेल खेल रहे होते हैं जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे बेहतर होगा। हाँ, आपका दिमागी आलोचक हमेशा आपको किसी जिमी पेज या जैक वाइट के सामने बेकार महसूस कराएगा। लेकिन जब आप अपनी तुलना कल के खुद से करते हैं तो खेल बदल जाता है। तब आप एक ऐसा खेल खेल रहे होते हैं जिसे आप जीत सकते हैं। हाँ। लक्ष्य बहुत सरल और स्पष्ट हो जाता है। क्या मैं आज कल से 0.1% बेहतर हूँ? क्या मैंने आज कुछ ऐसा सीखा जो मैं कल नहीं जानता था? बिल्कुल। ये एक विनम्र शुरुआत है, लेकिन ये आपको उस कड़वाहट और ईर्ष्या से बचाती है जो लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने से पैदा होती है। आप अपनी सामाजिक सीढ़ी पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हमने अराजकता और व्यवस्था के बीच संतुलन की बात की और अपनी दिमागी केमिस्ट्री को बेहतर बनाने के तरीकों पर भी। लेकिन तब क्या, जब जिंदगी सच में बहुत क्रूर हो, जब कुछ बहुत बुरा हो जाए, तब इन सब बातों का क्या मतलब रह जाता है? स्रोतों में इस पर भी बात की गई है, केन और एबल की कहानी के जरिए। हाँ, ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक कहानी है। केन और एबल दोनों भाई ईश्वर को बलि चढ़ाते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो गुस्से और कड़वाहट से भर गया। उसे लगा कि जिंदगी, या कह सकते हैं कि अस्तित्व ही उसके साथ अन्याय कर रहा है, और उसने बदला लेने का फैसला किया। हाँ, लेकिन वो ईश्वर से बदला कैसे लेता? तो उसने ईश्वर की सबसे कीमती चीज को निशाना बनाया, अपने आदर्श भाई एबल को, और उसकी हत्या कर दी। तो ये कहानी उस इंसानी प्रवृत्ति का प्रतीक है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम पूरी दुनिया से ही नफरत करने लगते हैं और सब कुछ नष्ट कर देना चाहते हैं। तो इस विनाशकारी रास्ते का विकल्प क्या है? यहाँ अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति जिसे सोवियत गुलाग यानी लेबर कैंपों की असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी। ऐसी जगह पर तो किसी का भी अस्तित्व को कोसना बिल्कुल स्वाभाविक होता। बिल्कुल,
लेकिन उस नरक में सोल्जेनित्सिन ने खुद से केन वाला सवाल नहीं पूछा। उन्होंने खुद से एक बिल्कुल अलग और बहुत मुश्किल सवाल पूछा। क्या सवाल था वो? उन्होंने पूछा, आज मैं इस हालत में हूं, इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे काम किए हैं, ऐसे झूठ बोले हैं, जिनकी वजह से ये दुनिया इतनी बुरी जगह बनी है? ये सवाल पूछने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं था कि कैंप में होना उनकी गलती थी, नहीं, बल्कि ये अपनी जिंदगी की मुश्किलों की जिम्मेदारी खुद उठाने की एक कोशिश थी। और इस आत्ममंथन के बाद उन्होंने द गुलाग आगे पिलागो किताब लिखी। हाँ, जो सिर्फ उनकी कहानी नहीं थी। उस किताब ने एक पूरी क्रूर विचारधारा की नींव हिला दी। उन्होंने बदला लेने या दुनिया को कोसने के बजाय सच बोलने का रास्ता चुना। उन्होंने अपनी पीड़ा का इस्तेमाल दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए किया। और यही हमें 7वें नियम पर लाता है। वो हासिल करने की कोशिश करें जो अर्थपूर्ण हो, न कि वो जो सुविधाजनक हो। सही कहा। झूठ बोलना, धोखा देना, शॉर्टकट लेना, ये सब सुविधाजनक है। हाँ, इससे पल भर का आराम मिल सकता है, लेकिन लंबे समय में ये आपकी आत्मा को खोखला कर देता है। अर्थपूर्ण रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। वो सच बोलने की मांग करता है, जिम्मेदारी उठाने की मांग करता है, बलिदान की मांग करता है। लेकिन इन स्रोतों के अनुसार यही वो रास्ता है जो जीवन की अनिवार्य पीड़ा को न केवल सहने लायक बल्कि जीने लायक भी बनाता है। तो इन अंशों से हमने जो समझा उसे अगर समेटें तो जीवन अराजकता और व्यवस्था के बीच संतुलन साधने का नाम है। बिल्कुल। हमारी सामाजिक हैसियत और आत्मविश्वास हमारी दिमागी केमिस्ट्री से गहराई से जुड़े हैं, जिसे हम अपनी शारीरिक मुद्रा जैसी सरल चीजों से भी प्रभावित कर सकते हैं। हाँ। और अंत में जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका कड़वाहट पालना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाना और अर्थ की तलाश करना है। बिल्कुल। और ये सब हमें एक बहुत ही उत्तेजक और अंतिम विचार पर लाकर छोड़ता है। अच्छा। स्रोत में एक सवाल पूछा गया है, क्या हो अगर ये संसार अपनी अच्छाई का सिर्फ उतना हिस्सा ही आपके जीवन में प्रकट करता हो जितने की आपने इच्छा की हो? ये बहुत गहरा विचार है। इसका मतलब है कि हम जिस चीज को अपना लक्ष्य बनाते हैं, हमें सिर्फ वही दिखाई देती है। हाँ। बाकी की दुनिया हमारे लिए एक तरह से अदृश्य रहती है। हमारी सोच हमारे लक्ष्यों से ही बनती है। इसे आप गूगल मैप्स की तरह समझ सकते हैं। अच्छा उदाहरण है। जब तक आप डेस्टिनेशन नहीं डालते, तब तक वो आपको रास्ता नहीं दिखा सकता। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ आराम करना या सुविधा है, तो आपका दिमाग आपको सिर्फ वही रास्ते दिखाएगा। लेकिन अगर आप अपना लक्ष्य बदल दें, अगर आप ये तय करें कि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता हूँ, तो आपका दिमाग उस अदृश्य दुनिया से नई जानकारी, नए अवसर निकालकर आपके सामने पेश करने लगेगा। वो रास्ते दिखने लगेंगे जो पहले कभी नहीं दिखे थे। तो सोचने वाली बात यह है कि हम किस लक्ष्य पर निशाना साध रहे हैं? क्या हमारा लक्ष्य सुविधा है या अर्थ, सच है या झूठ? क्योंकि शायद वही तय कर रहा है कि हमें दुनिया कैसी दिखेगी और अंततः हमारा जीवन कैसा होगा।